हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। दोस्तों, हमारी जो एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 10, ठीक है, उसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारी जो पीडीएफ में थोड़ी सी मिस्टेक थी, मतलब कि थोड़ा कलर का इफेक्ट था और थोड़ा वर्ड्स भी छोटे और पास पास हो रहे थे, तो ये जो प्रॉब्लम थी वो अब आप लोग की सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। और बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने थोड़ी मेरी हेल्प भी की, और इसी तरीके से आप लोग कमेंट में जो भी डाउट्स रहा करे, जो भी प्रॉब्लम रहा करे, वो प्लीज़ बताया करिए ताकि उसको हम सही कर सके, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस पीडीएफ में आपको काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी, तो देखिएगा कि कैसी है ये पीडीएफ, ठीक है। और काफ़ी अच्छा चैप्टर भी है, तो चैप्टर भी पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चैप्टर जो चैप्टर 10 है वो है जीवों का श्वसन, रेस्पिरेशन। हम एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, श्वसन को पढ़ने से पहले हमको जानकारी यहाँ पे ये ले लें कि जैसे हमें अगर कोई काम करना रहता है, जैसे अपने दैनिक जीवन में हम लोग को डेली रूटीन में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो जो हम कार्य करते रहते हैं उसमें कार्य करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की, यानी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। वो हमें किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। अच्छा, कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा कि जो भोजन है उससे हमें एनर्जी मिलती है? तो भोजन के जैसे भोजन में चाहे हम एक छोटा सा कंपोनेंट ले लेते हैं, भोजन में हमारा प्रोटीन है, ग्लूकोज है, ठीक है, वही कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो उनमें से हम कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज है, जो छोटा सा मॉलिक्यूल है, उसको जो है एक कंपोनेंट हम लोग ले रहे हैं, उसके विखंडन की जो प्रोसेस होती है उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे मेनली भोजन का यानी ग्लूकोज का विखंडन होना और उससे ऊर्जा का रिलीज होना, यही पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है, ठीक है, रेस्पिरेशन यही कहलाता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मतलब अगर हम देखें कि एनर्जी की ही मेन हमें रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? श्वसन की प्रोसेस ज़रूरी है। तो देखते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन है इसमें होता क्या क्या है। तो देखिए, श्वसन यानी रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ये जो पूरा प्रक्रम है वही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो मेनली जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसमें जो भी एयर हम इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं, उनमें क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन की जो लेवल है उसमें वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी जो भी हम एयर को हम इनहेल कर रहे हैं वो ऑक्सीजन से समृद्ध होनी चाहिए, ठीक है। और जो हम अब रिलीज़ करेंगे, जैसे हम सांस ले रहे हैं, फिर इसको बाद जब छोड़ेंगे, तो जब रिलीज़ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो इनटेक कर रहे थे, इनहेल कर रहे थे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल से ज़्यादा होगा जब हम उसको रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों ही प्रोसेस हैं, यही दोनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं? श्वसन यानी रेस्पिरेशन कहलाती हैं। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, सतत प्रक्रिया होती है। लगभग अधिकतर जितने भी जीव होते हैं उन सब में, मतलब जितनी भी जीवित मतलब जीवित जीव हैं, ठीक है, जितने भी जीव हैं उन सब में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन में यही जो दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, जो एक तरह से देखें कि इन्हीं को ही मिला करके हमारा श्वसन का जो प्रक्रम है वो कंप्लीट होता है। तो इनको अलग से भी एक बार देख लेते हैं। पहला है हमारा अंतः श्वसन, जिसे हम कहते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन की जब भी बात की जाती है तो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को हम शरीर के अंदर ले रहे होते हैं, ठीक है। तो शरीर के द्वारा हम उसको ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन से समृद्ध जो वायु होती है वही क्या कहलाता है? इनहेलेशन कहलाता है। वही उच्छ्वसन, जिसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। एक्सहेलेशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध जो वायु है उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होगा वो ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू इनहेल के, ठीक। तो ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। अब इसके बाद आगे हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे कोशिकीय श्वसन दिखाया गया ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब चूंकि हमारी बॉडी है वो हमारी बॉडी की एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो सेल होती है, ठीक है, कोशिका होती है। तो पूरी बॉडी की जहाँ जहाँ हर एक कोशिका तक के जो ब्लड है, क्योंकि हमारा जो भी हमने भोजन खाया है, ठीक है, अब वो चाहे उसमें भोजन में कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, कुछ भी हो, तो वो सब क्या है? ब्लड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब वो ब्लड कहाँ जाएगा? कोशिका के पास जाएगा। तो अब उसमें से हम एक ग्लूकोज जो हमारे पास कंपोनेंट है उसे हम ले रहे हैं कि उसके ब्रेक होने से कैसे ऊर्जा हमको, एनर्जी जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे कोशिकीय श्वसन में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन।
कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन, अब उसके फॉर्म में हम ग्लूकोज ले रहे हैं, ठीक है, उसके विखंडन की, उसके ब्रेक होने का जो पूरा प्रक्रम होता है और उसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है, इसी को ही, यही जो पूरी प्रोसेस होती है, इसी को ही हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही होती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ग्लूकोज किसमें किसमें ब्रेक हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, यानी जिस कंपोनेंट से ग्लूकोज बना था वापस से उसी में ही ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कोशिकीय श्वसन में आ जाएगी। अब कोशिकीय श्वसन के बेस पे दो प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है वायवीय श्वसन जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और एक है अवायवीय श्वसन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। तो दोनों को एक एक बार पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं वायवीय श्वसन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है तो वो वायवीय श्वसन कहलाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है वायवीय श्वसन वाली, ये लगभग जितने भी, मतलब सभी जितने भी जीव होते हैं उन सब में ये प्रोसेस होती है, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो वायवीय श्वसन होता है इसमें यही वाली जो प्रोसेस यहाँ नहीं दिखाई गई, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा रिलीज हो रही है, तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो किस में आएगी, वायवीय श्वसन के अंतर्गत आएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन जिसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, इसमें क्या होता है, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, तो वह अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो ऐसी प्रोसेस, ऐसी कंडीशन में जो पूरी प्रोसेस होती है वो अवायवीय श्वसन कहलाती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। और इस प्रक्रम में ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। जिस कंपोनेंट से, जो मतलब जिससे मिलकर के बना था, फाइनल जो प्रोडक्ट है वो वही नहीं प्राप्त होता है, ठीक है, कोई दूसरा प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, तो अपूर्ण विखंडन इसका होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे यीस्ट एक अवायवीय जीव है क्योंकि इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब क्योंकि इसमें श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो इसलिए जो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, श्वसन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ग्लूकोज किस में विखंडित हो जाएगा, अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसमें एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये विखंडित हो जाएगी। तो मतलब हम यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग देखेंगे कि जब अवायवीय जो श्वसन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये जब यीस्ट में होता है तो जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो अल्कोहल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। वो नॉर्मली जैसे सब में होती वैसे इसमें भी होगी। इसके अलावा एक और जगह जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो होता है, कौन सी है, मनुष्यों में भी होता है। मनुष्यों में हम लोग जानते हैं कि वायवीय श्वसन तो होता ही होता है, इसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन जो है वो भी होता है। तो कहाँ होता है, मनुष्यों की जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, जो मसल्स होती हैं ना, मसल्स के अंदर जो है ये अवायवीय श्वसन ये करती हैं। मसल्स कब करती हैं, ये थोड़े ज़्यादा, मतलब ज़्यादा देर के लिए नहीं करती, थोड़े समय के लिए करती हैं। और ये जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रम होता है वो भी मसल्स में, ये तब होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा हमने अगर कोई वर्क कर लिया है तो उसमें हमें मतलब कि इतना काम करने की वजह से क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन उतनी तेज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और हमको जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे वर्क भी देख लीजिए कि किस किस तरीके के जो एनारोबिक मतलब कि कौन कौन से वर्क होंगे जिनमें हमारे जो मसल्स हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। तो जैसे बहुत देर व्यायाम अगर करेंगे, मतलब काफ़ी टाइम तक के व्यायाम करने लग जाएंगे, तब होता ही है। तेज़ी से दौड़ते हैं तब होती, कई घंटे टहलने पर या साइकिल चलाने पर या भारी वजन उठाने पर। तो इस तरीके के इंस्टेंट जो बहुत ज़्यादा जो वर्किंग वाले जो काम किए जा रहे हैं यहाँ पे, तो इनमें हमें अस्थायी रूप से जो है ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, ठीक है। तो उसी को ही पूर्ति करने के लिए हमारी पेशीय कोशिकाएं जो होती हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। और इस प्रक्रम में होता क्या है, इसमें जो ग्लूकोज होता है उसका अपूर्ण विखंडन इसमें भी होता है, और इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, और ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है जो कि पेशी कोशिकाओं में है वो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकल रही, लैक्टिक
एसिड जो है उसमें कम्प्लीटली यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है। अच्छा, क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे एक्सरसाइज हमने कर ली या फिर साइकिल चला लिया या कुछ भी मतलब ज़्यादा काम हमने कंटिन्यू कर लिया, काफ़ी देर तक ही कर लिया, तो बड़ी थकान होने लगती है मसल्स में, मतलब हाथ पैर काफ़ी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते हैं। तो होता क्या है, वही हमारी मसल्स जो होती हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड में जब जो है ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है, तो ये लैक्टिक एसिड जो होता है ये हमारी जो पेशियाँ होती हैं उनमें स्टोर होने लग जाता है। ठीक है, तो उनमें इसका जो संचयन है वही क्या कहता है, वो ऐंठन उत्पन्न करने लग जाता है, तभी हमारे जो है बॉडी में काफ़ी पेन होता है। तो अब अगर हम इसको जो है दूर करना चाहें तो या तो हम जो है वही गर्म पानी से नहा लें या फिर जो है वही मालिश वगैरह कर लें। इससे होता ये है कि अगर मान लीजिए आप गर्म पानी से नहा लेते हैं तो फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो थोड़ा तेज़ हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा तो ऑक्सीजन जो है जल्दी जल्दी जो है सप्लाई होगी ऑक्सीजन की, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर फॉर्म में जो होने लग जाएगी तो क्या होगा, ये जो लैक्टिक एसिड आधा जो अभी बना है ये वापस से इसका जो है फिर से विखंडन होगा और वापस से जो लास्ट कंपोनेंट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसमें ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये ऐंठन वगैरह मतलब लैक्टिक एसिड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, तो फिर ये खत्म भी हो जाएगी। ठीक, तो इसी वजह से कहा जाता है कि जैसे एक्सरसाइज वगैरह ये कर लिया है तो आप गर्म पानी से नहा लीजिए या मालिश वगैरह ये सब कर लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया अवायवीय श्वसन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था अवायवीय श्वसन। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, श्वसन दर। श्वसन दर क्या होती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वही उसकी क्या कहलाती है, श्वसन दर कहलाती है। 1 मिनट में वो जितनी बार श्वसन कर रहा है। कोई वयस्क व्यक्ति है, हेल्दी कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो विश्राम अवस्था में, जैसे आराम से वो कहीं बैठा हुआ है, और वो जैसे हम लोग भी हैं अगर जो है आराम से कहीं बैठे हैं तो अपने आप को फील करें कि हम 1 मिनट में कितनी देर तक के श्वसन यानी कितनी देर तक के हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, यही मेन प्रोसेस देखी जाती है। ठीक है, तो 1 मिनट में एक जो वयस्क व्यक्ति है वो अगर विश्राम अवस्था में, तो 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस जो है अंदर बाहर करता है। ठीक है, 15 से 18 बार। वही अगर कोई व्यायाम कर रहा है, ठीक है, या कोई भी मतलब अभी जो हम लोग ने वर्क देखे थे उनमें से अगर कुछ भी काम करा है तो उसकी जो श्वसन दर है वो 25 बार प्रति मिनट बढ़ जाएगी। यानी जो 15 से 18 बार सांस 1 मिनट में ले रहा है वो उसमें 25 और जोड़ दिया जाए तो इतनी तेज़ी से वो उसमें जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही क्या होती है, श्वसन दर कहलाती है। इसके अलावा है श्वसन मार्ग। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस तो यही है कि भाई हम कैसे, क्या हमारे जो बॉडी के ऑर्गन है वो रेस्पिरेटरी जो पूरा सिस्टम बनता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन जो है उसमें इंक्लूडेड होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जैसे ही हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस हम जो है किससे लेते हैं, नासाद्वार। मतलब हम कह सकते हैं कि नेसल कैविटी जो हमारी होती है जिसे हम नथुना मतलब ये जो कहते हैं, ठीक है, नासाद्वार। तो ये इससे क्या होता है, नेसल कैविटी से या नोज से हम जो एयर है, वायु है, उसको हम इनहेल करेंगे। ठीक है, तो वायु अंतःश्वसन इनहेल के द्वारा अंदर ले ली जाती है नासा द्वार से। उसके बाद वायु कहाँ जाती है, नासा गुहा, यानी अंदर की तरफ जो है नासा गुहा होती है। ठीक है, नेसल कैविटी होती है, नेसल कैविटी में एयर जाती है। नेसल कैविटी से होते हुए फिर हमारे पास एक और जो है वो जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस से पहले जो रेस्पिरेटरी जो पाइप होता है उसमें जाती है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होता है, रेस्पिरेटरी पाइप जो होता है उससे होते ही फिर हमारे लंग्स में चली जाती है। अच्छा, ये जो लंग्स है वो हमारे कहाँ होते हैं, जो वक्ष गुहा जो चेस्ट कैविटी पूरी होती है उसमें ये फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, ये पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। जो वक्ष गुहा होती है ये साइड में साइड से पूरी चेस्ट कैविटी जो होती है वो पसलियों से, पसली पिंजर जिसे कहते हैं, ठीक है, उससे जो है ये घिरी रहती है। तो ये पूरा जो सिस्टम था वो श्वसन का मार्ग कि कैसे हमने एयर को लिया, मतलब इनहेल किया, उसके बाद कहाँ से कैसे कैसे वो फेफड़ों तक के पहुँच गई। ठीक है, लंग्स तक के पहुँच गई। तो ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे इसी तरीके से दिखाया गया है। ये थोड़ी सी पिक्चर बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये श्वसन तंत्र दिखाया गया है, ये नासा गुहा है। ठीक है, और वही नोज से, ठीक है, एयर अंदर जाती है, फिर नेसल कैविटी में जाती है। नेसल कैविटी से यहाँ पे ग्रसनी तो मेन जो है वो हो जाएगा, मतलब कि फूड पाइप का भी जो है यही मेन रास्ता होता है और उसके एयर का भी यही रास्ता होता है, तो दोनों ही मेन हो जाएगा, बीच में बस इसमें आता है। उसके बाद जो एयर है वो कहाँ जाएगी, श्वास नली में जाएगी। ठीक है, श्वास एयर पाइप जो है श्वास नली में ये एयर जाएगी, श्वास नली से होते हुए ये फेफड़ों में चली जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये दिखाएगा पसलियों से ये फेफड़े जो है वो सुरक्षित घिरे रहते हैं। एक और पार्ट यहाँ पे देखिएगा, डायफ्राम। डायफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्क है, तो अभी हम जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पे दिखाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए दिखाया भी गया है, ये
यहाँ पे देखिए डायफ्राम जो है उसकी वर्किंग यहाँ पे दिखाएगी। अंतः श्वसन जब इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम की क्या कंडीशन रहती है, जब एक्सहेलेशन करते हैं तो क्या रहती है। इस पिक्चर को हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ लें, उसके बाद इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है श्वसन में पसलियों एवं डायफ्राम की गतियाँ। तो सबसे पहले डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है कि एक बड़ी जो है पेशी परत होती है, मसल्स की बनी हुई ये परत होती है, जो कि वक्ष गुहा जिसे थोरेसिक कैविटी या फिर वही चेस्ट कैविटी कहते हैं इसे, को आधार प्रदान करती है, इसका बेस जो है बनती है, ठीक है। तो इसमें देखिए इनहेलेशन में इसका क्या वर्क होता है। जब इनहेलेशन यानी अंतःश्वसन होता है तो उस समय पसलियाँ, जब अंतःश्वसन यानी कि जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, पसलियाँ ऊपर की तरफ उठती हैं और ऊपर और बाहर की ओर, ऊपर उठ करके बाहर की ओर हो जाती हैं, ठीक है, बाहर की ओर गति करती हैं पसलियाँ, ठीक। और जो डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर, जब पसलियाँ, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो पसलियाँ ऊपर की ओर उठ करके बाहर की ओर होती हैं और डायफ्राम किधर चला जाता है, नीचे की ओर गति करता है, ठीक है। यह गति वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देती है। और ये जो मूवमेंट है कि डायफ्राम का नीचे जाना और जो रिब्स हैं उनका ऊपर की तरफ, ऊपर होकर के बाहर की तरफ होना, इससे क्या होता है कि जो वक्ष गुहा हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है उसका आयतन बढ़ा देती है ये, ठीक है। तथा वायु जैसे ही आयतन बढ़ता है, मतलब उसको जगह मिल गई है और फिर उसको जगह जैसे ही मिलती है वायु जो है फेफड़ों में आ जाती है, मतलब फेफड़ों में आकर के वो पूरी भर जाती है। जब ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इनहेलेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें ऑक्सीजन की जो लेवल होता है वो 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.04% होता है, ठीक है। ये इसका मतलब लेवल होती है कि कितनी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की रहेगी, कितनी ऑक्सीजन की रहेगी। इसके अलावा नाइट्रोजन वगैरह, जलवाष्प, ये सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो ये हो गया अंतःश्वसन। इसके बाद आता है उच्छ्वसन। उच्छ्वसन यानी एक्सहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में उच्छ्वसन के समय पसलियां, अब देखिए जस्ट अपोजिट इसमें काम होएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्योंकि अब क्या है कि सांस को हम बाहर कर रहे हैं, रिलैक्सेशन की प्रोसेस आएगी ना, तो इसमें पसलियां नीचे की ओर और अंदर की ओर आएंगी। जब इसमें पसलियां नीचे और अंदर की ओर आती हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है। अपनी पूर्व जो पहली स्थिति है उसमें डायफ्राम चला जाता है और इससे क्या होता है, इसमें जो वक्ष गुहा है उसका आयतन जाहिर है कम हो जाएगा। आयतन जैसे ही कम होगा वायु जो है वो बाहर निकल जाएगी फेफड़ों से, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे जब वायु बाहर निकलेगी तो देखिए ऑक्सीजन का लेवल कितना रहेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 16.4% रहेगी। जितनी आई थी उतनी नहीं वापस निकलती है, ठीक है। कुछ हिस्सा उसका जो है, जो लंग्स हैं उनमें इकट्ठा हो जाता है और सेल्स के द्वारा ले लिया जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो 16.4% इसकी ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखिए 4.4% बाहर निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इनहेलेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। तो अब हम पिक्चर देख लेते हैं एक बार। तो देखिएगा यहाँ पे डायफ्राम की गतियाँ दिखाई गई हैं। इनहेलेशन में क्या होता है कि जो जब वायु अंदर ली जाती है तो पसलियां ऊपर की ओर गति करके बाहर की तरफ जाती हैं, डायफ्राम नीचे की ओर, डायफ्राम धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। डायफ्राम की गति नीचे की तरफ रहती है। और वहीं यहाँ पे जब उच्छ्वसन होता है जिसमें रिलैक्सेशन की कंडीशन होती है तो पसलियां अंदर की ओर गति करती हैं और जो डायफ्राम है वो अपनी वापस से ऊपर की जो, मतलब उसकी जो पोजिशन है वहाँ पर ही वापस चला जाता है, ठीक है। और वायु जो है वो बाहर ढकेल दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम जो एक और पॉइंट है वो अन्य जंतुओं में श्वसन, क्योंकि हम लोग ने अभी ह्यूमन बीइंग में देखा था, अन्य जितने भी एनिमल हैं उनमें श्वसन कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉकरोच। कॉकरोच में देखिए कीटों में गैस के विनिमय आदान प्रदान के लिए वायु नलियों का एक जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाल या वातक, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। यही श्वास प्रणाल जिसे कहते हैं या वातक कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कीटों में पाया जाता है, ठीक है। इसी के द्वारा ही जो उसका गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन समृद्ध वायु स्वास्थ्य रंध्रों से, ये स्वास्थ्य नहीं है, ये श्वास है, ठीक है, श्वास। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन समृद्ध जो वायु है वो श्वास रंध्रों से, जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से एयर पास होती है, श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर से, अब श्वास रंध्र छेद से अंदर जाएगी, उसके बाद नलियों में जाएगी, वहां से होते हुए शरीर की ऊतकों में विस्तारित विसरित हो जाती है, वहां फैला दी जाती है, ठीक है। और शरीर की प्रत्येक कोशिका में फिर वहां से पहुंच जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें मतलब कि एक तरीके से वो जो ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस नहीं होती, मतलब यहाँ पे सॉरी ऑस्मोसिस नहीं, डिफ्यूज़न वाली प्रोसेस हो रही है, विसरण किया जा रहा है पूरी, मतलब नली के थ्रू या और कोई प्रोसेस नहीं, डायरेक्टली जो है इसका वही विसरण
डिफ्यूज़न के द्वारा ही जो है मेनली एयर जो है वो पहुंचा दी जा रही है। ठीक है, तो रंध्र छेद से अंदर जाते हैं, उसके बाद नलियों से होते हुए ऊतकों में ये फैल जाती हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका में फिर इसी प्रकार पहुंच जाती हैं। श्वासनाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। ये जो यहाँ पे सिस्टम है ये सिर्फ कीटों में ही पाया जाता है। इसके अलावा देखिएगा केचुआ, केचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। उसकी जो त्वचा होती है वो आर्द्र, थोड़ी सी नमी वाली और श्लेष्मीय होती है। तो केचुआ जो है वो अपनी स्किन से जो है रेस्पिरेशन करता है। मेंढक जो होता है वो त्वचा से, मेंढक की स्किन भी आर्द्र और श्लेष्मीय होती है, ये अपनी त्वचा से भी रेस्पिरेशन करता है और फेफड़ों से भी जो है करता है। ठीक है, तो फेफड़ों का जो है वो यूज़ तब करता है जैसे बारिश वगैरह, आप देखा होगा अक्सर करके कि बारिश जब बहुत ज़्यादा होने लग जाती है तो पानी भरने की वजह से जो मेंढक होते हैं वो बाहर आपको देखने को मिलेंगे, तो वो श्वसन के लिए ही मेनली वो पानी से बाहर आते हैं। ठीक है, तो फेफड़ों का, उसमें वो फेफड़ों का यूज़ करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये श्वास प्रणाल तंत्र दिखाया गया है, किसका जो है ये कॉकरोच का दिखाया गया है। और हाँ, यहाँ पे जलीय जंतुओं के बारे में भी हम आगे देखेंगे। मछलियों में जो श्वसन अंग होता है वो क्लोम होते हैं। ठीक है, गिल्स जो होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा जो प्लांट होते हैं वो भी श्वसन करते हैं। तो प्लांट में जो यहाँ पे मूल रोम का दिखाया गया है कि मूल रोम जो कि धरती के मतलब पृथ्वी के अंदर है, ठीक है, ज़मीन के अंदर है, तो वो श्वसन कैसे कर रही है। तो उनके जो मृदा कणों के बीच में जो स्पेस है उसमें भी तो एयर फील्ड होती होगी, तो उससे वो अपना एयर का जो भी ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो यहाँ से करती हैं। तो जल में जो श्वसन है वो कैसे होता है। मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं, गिल्स उसमें होते हैं जिनके द्वारा वे जल में घुली जो ऑक्सीजन है उसको अवशोषित करती हैं। अब जो ये जो क्लोम है इनमें रक्त वाहिनियाँ जो है वो बहुत अधिक संख्या में होती हैं, तो जो कि गैस विनिमय में सहायता करती हैं। रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं वहाँ पे जब जो है वो ऑक्सीजन, जो घुलित ऑक्सीजन जब वहाँ पे ब्रेक होती है तो फटाफट उसी के द्वारा ही ले ली जाती है और फिर पूरी बॉडी में पहुँचा दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया जल में श्वसन मछलियों के द्वारा, कि मेन जो उनका ऑर्गन है वो है क्लोम के द्वारा करती हैं। इसके अलावा है पादपों में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है। पादपों की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो कि रंध्र यानी स्टोमेटा कहलाते हैं। यानी आप यहाँ पे देखिएगा कि पादपों में जो श्वसन होता है, अब वो चाहे ऑक्सीजन ले जा रही हो या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जा रही हो या ली भी जा रही हो क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के द्वारा, तो इसके लेने और मतलब इनके विनिमय के लिए एक जो है ऑर्गन है लीव्स में जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसी के द्वारा ही होता है। पादप, ये तो चलिए ठीक है, स्टोमेटा हो गया। स्टोमेटा के द्वारा जो प्लांट है उनके ऊपर के जितने पोर्शन होते हैं उनमें श्वसन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो पादप की जो जड़ें हैं जो कि जो है धरती के अंदर हैं, उनमें उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो भी अन्य जितनी भी कोशिकाएं हैं उन्हीं के बाद ही वो भी जो है श्वसन करेंगी। तो वो जो है कैसे करेंगी, मृदा कणों के बीच जो खाली स्थान में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसके द्वारा जो है ये मतलब कि अपना श्वसन करती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस बार आपकी जो पीडीएफ है और पूरी वीडियो है वो कैसी है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, दूसरों का फ़ायदा भी हो जाए। ठीक है, और हमें थोड़ा सा अच्छा भी लगे कि जब ज़्यादा लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।